सुरक्षा में चूक। पंचकुला में मीटिंग के लिए पहुंचे थे सीएम सैनी। सीएम सैनी की कार के पहुंचा एक युवक ने पुलिसकर्मियों को हाथ तोड़ने की दी धमकी। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ में जुटी पुलिस। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम सैनी की कार के पास पहुंचा एक युवक और पुलिसकर्मियों को हाथ तोड़ने की दी धमकी। साथ ही आपके बताते चले पंचकुला में मीटिंग के लिए पहुंचे थे सीएम सैनी। साथ ही आपको बताएं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, जहां पंचकुला में मीटिंग के लिए पहुंचे थे सीएम सैनी। वहीं उनकी कार के पास पहुंचा एक युवक जिसने पुलिसकर्मियों को हाथ तोड़ने की धमकी दे डाली। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, साथ ही पूछताछ में अब पुलिस जुट चुकी है। तो वहीं आपको बताएं सीएम की सुरक्षा में चूक। तो वन्य जीव पीएम मोदी के 3 दिनों के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में ग्राउंड स्टाफ से बातचीत की। बता दें कि जंगल सफारी के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मीटिंग ली। इस मीटिंग में बोर्ड के आपको बताया 47 सदस्यों ने शिरकत की, जिसमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और वहीं पे मुख्य वन्यजीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिव भी शामिल हुए। इस मीटिंग में वन्य जीवों की घटती आबादी पर मंथन हुआ। तो वहीं दिल्ली के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नजफगढ़ स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का दौरा किया और वहां पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पौधारोपण से न केवल हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार है। नड्डा ने आरएचटीसी के कार्यों की सराहना करते हुए केंद्र के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान और महत्व को बताया। साथ ही उन्होंने इसमें सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने साथ ही स्वास्थ्य और पर्यावरण को जोड़ते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण और पर्यावरणीय जागरूकता पर भी जोर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य विषय महाकुंभ में सफल आयोजन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण था। मुख्यमंत्री ने बैठक में महाकुंभ के आयोजन को लेकर अधिकारियों की सराहना की। साथ ही उन्होंने बताया कि आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटना है। उन्होंने महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आईआईएम और भारतीय डाक सेवा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को जोड़कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में महाकुंभ के अनुभवों को साझा करने पर भी जोर दिया। वहीं आपको बताते चले उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से राज्य के विकास और देश के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके अलावा बैठक में महाकुंभ आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और आगामी योजनाओं के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। इनके लिए स्पेशल कोर्स, उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स वहां पे चलाए जा सके कि इस बड़े आयोजन को संपन्न करने के लिए उनको कैसे तैयार होना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, लेकिन साथ साथ जवाबदेही भी उसके साथ तय की गई थी। टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने उस समय उपयोग किया था और इससे भी महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न तब होगा जब सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि हां, यह पुलिस हमें सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी भी स्वयंसेवी संगठन से महत्वपूर्ण रोल पुलिस की होती है, तो पुलिस का व्यवहार उस समय मायने रखता है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्ड पुलिस करती है,
लेकिन पुलिस के प्रति आम जन के मन में एक अविश्वास जैसा भाव होता है। इस अविश्वास को दूर करना, पुलिस के लोगों का 4 महीने से काउंसलिंग की गई, उनकी स्पेशल कोर्सेज उनके चलाए गए, स्पेशल क्लासेस ली गई कि भाई देखो पब्लिक कभी कभी गुस्सा होती है, होगी, क्योंकि होगा क्या कि मुझे मालूम था कुंभ के वॉल्यूम के बारे में, उसके स्केल के बारे में, कि महाकुंभ का आयोजन है तो इसमें भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो होगा क्या कि जो पहले आ जाएंगे उनको तो कम पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम संगम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग भरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ज्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। अब जिसको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कभी पैदल चला नहीं है, और उसको कोई पुलिसकर्मी रोकेगा तो झल्ला ही जाएगा। उन स्थितियों में गुस्सा नहीं होना है, हाथ जोड़ करके उसको समझाना है, उसको बैठने की व्यवस्था करनी है। तो वहीं एडीजीपी कृष्ण कुमार राव ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को आरोपी सचिन, जो जजर के रहने वाला था, उसने विजयनगर में अकेले रहने वाली हिमानी के घर पहुंचा। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने चार्जर की केबल से हिमानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद आरोपी ने लड़की के कीमती सामान जैसे जेवर और लैपटॉप चुराए और उन्हें अपनी दुकान में छिपा दिया। रात को उसे शव को काले बैग में पैक करके बस अड्डे के पास फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को महज 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहासुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। मोटिव क्या था, क्यों मर्डर किया गया, क्या बताया आपने? देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, उस दिन किस बात को लेकर क्या हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले
तो वहीं महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव, विधानसभा परिषद चुनाव का कार्यक्रम घोषित। ये चुनाव 5 रिक्त सीटों पर होगा। 27 मार्च को होगा मतदान। तो वहीं आपको बताते चले, महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होंगे। ये चुनाव 5 रिक्त सीटों पर होगा। 27 मार्च को होगा ये मतदान। तो वहीं आपको बताते चले, विधानसभा परिषद चुनाव कार्यक्रम का आपको बताते चले घोषित, जहां महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होगा। 27 मार्च को होगा मतदान। महाराष्ट्र में आपको बताते चले चुनाव, जहां विधानसभा परिषद चुनाव का ये कार्यक्रम घोषित। ये चुनाव 5 रिक्त सीटों पर होगा। 27 मार्च को होगा मतदान। तो आपको बताते चले, महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होगा। 27 मार्च को होगा ये चुनाव। विधानसभा परिषद चुनाव का ये कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जहां ये चुनाव 5 रिक्त सीटों पर होगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के साहित्य और योगदान की सराहना की और क्षेत्रीय साहित्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने साहित्यकारों को सम्मानित किया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान में राज्य के कई प्रमुख साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और साहित्य प्रेमी भी उपस्थित थे। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा बजट सत्र 2025 के दौरान राज्य में स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र के सहयोग से नए निजी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि मौजूदा मेडिकल कॉलेज हैं, उन्हें निजी भागीदारी के तहत संचालित किया जाएगा, जिससे इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली और सेवाएं बेहतर हो सके। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से वंचित वर्ग और सगल क्षेत्रों में उन्होंने नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना का ऐलान किया। इस कदम से इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और कमजोर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि पीपीपी मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और पीपीपी मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। राज्य के बड़े अनुमंडल, जहां एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहां एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए रणनीतियां भी बनाई गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभागों के कार्यों की स्थिति की समीक्षा करें और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार के लिए कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है। इस बैठक में पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और मुख्यमंत्री को विभिन्न विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। तो वहीं राजभवन में राज्यपाल को बजट की कॉपी सौंपने के बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि बजट की राशि में 16,500 करोड़ का इजाफा किया गया है। बता दें कि बजट में तालाबों में ग्रामीण विकास, पशुपालन के विकास पर जोर दिया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना बजट रखा है और आप देख रहे हैं कि बजट कितना संतुलित है। अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफी बढ़ा है, 9% के लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 62,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है, और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाला समय में काम करेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपने वित्तीय व्यवस्थाओं को आए दिन मजबूती प्रदान कर रहा है। और आज ही किसी अखबार में हमने पढ़ा है कि वित्तीय व्यवस्था हमारे राज्य की, देश के बेहतरीन बजट प्रस्तुत करते समय, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स पर हम आपका ध्यान चाहेंगे कि 2025-26 का जो अनुमान है, आर्थिक विकास दर 7.5% और वो भी कांस्टेंट प्राइस पर। जीडीपी रेशियो 27.3% और हमारा जो रेवेन्यू इनकम होगा वो 61,056.12 करोड़, और इस राजस्व की जो प्राप्ति अनुमानित है उसमें स्थापना और योजना में कैसे खर्च होंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियां सिर्फ राज्य का दर्जा मिलने से हल नहीं होंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुद्दों को वे असंवैधानिक मानते हैं वह अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन्हें जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए पूछा, आपको वोट किस लिए दिए गए थे? उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है,
जम्मू कश्मीर को लेके कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चाओं में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अभय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह को गांजा रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन कम मात्रा में गांजा मिलने से मिली जमानत। साथ ही आपको बता दें, जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मोड़ मंडी में लंबे समय से सीवरेज के गंदे पानी और पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे निवासी अपनी परेशानियों के समाधान की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व मनजिंदर सिंह सेखों कर रहे हैं, जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि प्रशासन ने इस गंभीर समस्या को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं मनजिंदर सिंह ने समर्थन में मोड़ मंडी के विभिन्न संगठनों ने भी अपना कारोबार बंद कर दिया है। इस कारण मोड़ मंडी के सभी बाजार पूरी तरह से बंद है। आंदोलनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें